परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारी धरती है, जहां जीवन मौजूद है। लेकिन हमारी धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले तो यह धधकते हुए आग के गोले की तरह थी, फिर ये एकदम बर्फ की बॉल बन गई। मगर परिवर्तन के फलस्वरूप हमें हमारा प्लैनेट मिला, जहां इंसान और प्रकृति का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन मौजूद है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है। मगर आग के गोले जैसी धरती को एक सुंदर ग्रह में बदलने के लिए कई फेज से गुजरना पड़ा है, जिसके लिए यहाँ आने वाले आइस एज भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि धरती एक और ऐसे ही फेज से गुजरने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जल्द ही हमारी धरती एक आइस एज से गुजरेगी। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों वैज्ञानिक आइस एज के आने की संभावना जता रहे हैं, पूरी कहानी बताएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आए दिन होने वाली ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर के पिघलने की घटनाएं वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, क्योंकि जहां एक्सट्रीम सर्दी वाले यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी देखने को मिल रही है, वहीं अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में बर्फबारी की वजह से टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक हीट वेव के आने की संभावना जता रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया को एक नई आइस एज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 4.5 अरब साल के इतिहास में धरती ने चक्रीय रूप से कई आइस युगों को देखा है, जिसकी वजह से भविष्य में भी आइस एज आने की संभावना है। मगर आइस एज के आने की सच्चाई जानने से पहले आपको आइस एज के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात की जाए आइस एज यानी कि हिमयुग की, तो ये धरती पर आने वाले ऐसे युग होते हैं जिसमें धरती की सरफेस और वायुमंडल का तापमान लॉन्ग पीरियड के लिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर बर्फ फैल जाती है। वैसे हम आपको बताते चले, यह पहली बार नहीं है जब आइस एज आ रहा है। धरती पर ऐसे युग बार बार आए हैं, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भविष्य में भी आते रहेंगे। मगर एक बार फिर धरती पर परिवर्तन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके पीछे रीजन है ग्लेशियर्स का पिघलना। असल में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्र चलता आ रहा है। जब इंटरग्लेशिएशन पीरियड गुजरता है तो काफी ठंडी परिस्थितियां हो जाती हैं, जिससे आइस एज आता है। अगर बात की जाए आज तक आए हिमयुगों की, तो वैज्ञानिकों ने गहन रिसर्च के बाद पता लगाया है कि पहला हिमयुग आज से लगभग 2.4 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जो 11,500 साल पहले तक चला। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान धरती को लगभग 15% कम सूरज की रोशनी प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से धरती को 300 मिलियन सालों की लंबी ठंड झेलनी पड़ी। उसे पहला हिमयुग कहा जाता है। अगर बात की जाए दूसरे हिमयुग की, तो इसे क्रायोजेनियन के रूप में जाना जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान धरती की क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडी थी, लेकिन यह बीच में बार बार बदलती रहती थी। इसके दौरान कई सारे ग्लेशियर्स ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लिया था। इस हिमयुग के दौरान जब गर्मी पड़ती थी तो कई ग्लेशियर पिघल जाते थे। वैसे हम आपको बताते चले, हिमयुगों में ठंडी अवधि के बीच में जब गर्म अवधि आती है तो उसे इंटरग्लेशिएशन कहा जाता है। इसके बाद आता है दूसरा हिमयुग, और इस हिमयुग को धरती के इतिहास में सबसे ठंडी अवधि बताया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कठोर क्लाइमेट का दौर था, जो लगभग 720 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इस दौरान धरती पर कितनी भयंकर ठंड पड़ती होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इक्वेटर पर भी -20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहता था। तो आप सोच ही सकते हो कि उस दौरान किस कदर ठंड का अनुभव होता होगा, क्योंकि टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता था। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती के महासागर भी उस दौरान पूरी तरह से जम गए होंगे, और पोलर रीजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सूखी बर्फ जम गई होगी, जिसकी वजह से स्पेस से देखने पर हमारी धरती एक बहुत बड़ी स्नोबॉल की जैसी दिखाई देती होगी। इसके बाद आता है थर्ड आइस एज। अगर बात करें तीसरे हिमयुग की, तो इसकी शुरुआत पर्मियन पीरियड के दौरान हुई थी। इसे भारतीय सहारा हिमयुग के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह 450 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 30 मिलियन सालों तक लगातार बना रहा था। मगर आपको बताते चले, यह क्रायोजेनिक की तुलना में कम ठंडा था, क्योंकि यहाँ पर समर पीरियड थोड़ा ठीक था। कुल मिलाकर कहें तो तापमान आज के मुकाबले थोड़ा ही ठंडा था। वैसे हम आपको बताते चलें कि आइस एज का मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम बस बर्फ ही बर्फ जमा रहता है। असल में आइस एज के भी कुछ फेज होते हैं। इसमें भी मौसम बदलते हैं, कभी हल्की गर्मी तो कभी एक्सट्रीम सर्दी होती है।
मगर गर्मी का मतलब आज की जैसी गर्मी नहीं थी। गर्मी का मतलब ये था कि एक्सट्रीम सर्दी से थोड़ी राहत होती थी। वैसे हम आपको बताते चले, इस टाइम पीरियड में धरती पर कोई भी जीव नहीं था। जो थे वह बर्फ में समुद्र के अंदर दब चुके थे। वैसे कहा जाता है कि तीसरा आइस एज रिलेटिवली थोड़ा हल्का हिमयुग था। यह एक माइल्ड आइस एज था। मगर इसके बाद धरती की एक डरावनी घटना हुई थी जिसे पर्मियन एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है। असल में यह धरती के इतिहास में मास एक्सटिंक्शन की घटना के रूप में सामने आती है। असल में एक परिकल्पना के अकॉर्डिंग आइस एज में धरती की बर्फ के पिघलने से मीथेन हाइड्रेट की एक घटना शुरू हुई थी, जिससे फ्रोजन गैस कहा जाता था। एक्चुअल में बर्फ के नीचे जो मीथेन गैस जमी हुई थी वह एकदम से गर्म हो गई और जैसे ही धरती से बर्फ पिघली तो यह वायुमंडल में फैल गई और ऑक्सीजन के साथ मिलकर 70% स्थलीय प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बन गई। साथ ही इससे 96% समुद्री जीवों में चौंका देने वाला बूम हो गया। इस आइस एज के बाद में धरती खुद को वर्तमान के इंटीग्रेशन में पाती है और इसे होलोसिन युग के रूप में जाना जाता है, जो पिछले 11,700 सालों से कायम है। सबसे रिसेंट हालिया गंभीर हिम ड्यूरेशन लगभग 11,000 साल पहले शुरू हुई और लगभग 9,700 साल पहले समाप्त हुई और इस आइस एज के बाद में धरती पर मौजूद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। हालांकि ये सबसे छोटा हिमयुग था जिसने पिछली 2 सदी में सबसे ठंडी अवधि का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि इस समय गल्फ स्ट्रीम में भी कमी देखने को मिली थी और समुद्री धाराओं में बदलाव के कारण गर्मियों में असामान्य ठंडी के साथ गार्डन और फसलें जम गईं। वैसे 1350 ईस्वी तक बसंत ऋतु की ठंडी बारिश के कारण बहुत तबाही हुई, जिसकी वजह से द ग्रेट फैमिन उभरकर सामने आया। असल में 19वीं सदी के अंत में 2 दशकों तक चलने वाला भीषण अकाल शुरू हुआ था, जिससे गर्मी की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और जो आज भी जारी है। वैसे आपको बताते चले, एक ट्रेंड से समझ आता है कि लगभग हर 10,000 सालों में ग्लेशियर एज दोहराई जाती है। इसकी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने निकट भविष्य में कूलिंग पीरियड के स्टार्ट होने की संभावनाएं जताई हैं। अगर बात करें वैज्ञानिकों की ऐसी संभावना जताने की वजह की, तो अनुमानों एंड रिसर्च से सामने आया है कि ग्लोबल कूलिंग की कई वजह हैं, जिनमें से एक सोलर फ्लेयर एक्टिविटी में कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे धरती को सूर्य से कम गर्मी और प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में गिरावट आती है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अमेरिका के एक भौतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ने सौर प्लाज्मा व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल का निर्माण किया है और उनके मॉडल से पता चला है कि सोलर फ्लेयर्स में उतार चढ़ाव की वजह से धरती पर हिमयुग की घटना तेजी से होती है। वैसे ग्लोबल कूलिंग का एक दूसरा कारण धरती का ऑर्बिटल वेरिएशन एंड एक्सियल टिल्ट भी है। एक्चुअल में एक सर्बियन साइंटिस्ट माइल्यूटिन मिलानकोविच ने आइस एज के एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल को रिप्रेजेंट किया है और इनका यह मॉडल धरती के साथ साथ सौरमंडल में चंद्रमा और अन्य ग्रहों द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण धरती के एक्सियल झुकाव में भिन्नताएं दिखाता है और यह साइकिल लगभग 26,000 से 41,000 सालों की है, जिसमें धरती की कक्षा में परिवर्तन होता है जो धरती के चक्र से संचालित होती है। असल में धरती की कक्षा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, यह एक ओवल आकार को फॉलो अप करती है। अपने इस आकार की वजह से हमारी धरती समय के साथ सूर्य के करीब और दूर चली जाती है। सर्बियन साइंटिस्ट माइल्यूटिन मिलानकोविच का ये मॉडल दर्शाता है कि अपने आकार की वजह से सूर्य से अधिकतम दूरी की अवधि के दौरान धरती को 5 से 10% कम गर्मी प्राप्त होती है और बढ़ते एक्सियल झुकाव के साथ ग्लेशियर कवरेज का विस्तार होता है और ये ग्लेशियर रिसर्कुलेटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करते हुए सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे हमारा ग्रह ठंडा हो जाता है। इसी प्रोसेस से लाखों सालों में ग्लेशियर्स के विकास को कायम रखा जाता है। तभी तो जब धरती का तापमान बढ़ता है तो एक और हिमयुग आने की शुरुआत होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में ग्लोबल कूलिंग ला रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के एक मॉडल ने महासागरों की अधिकतम वार्मिंग को दिखाया है, जिसकी वजह से नए ग्लेशियर बन रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंत में गर्म गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक से ध्रुवीय समुद्रों तक अपनी ऑब्स्टेकल्स को तोड़ने में सक्षम नहीं होगी और फिर बर्फ की परतें तेजी से बढ़ने लगेंगी, जिससे नया हिमयुग अंततः आ ही जाएगा, जो हमारे ग्रह में हो रहे परिवर्तनों का फल होगा, क्योंकि ऐसे चेंजेस पहले भी देखे जा चुके हैं। असल में 10,000 साल पहले हुए अंतिम हिमयुग के दौरान आइस रॉड्स ने महासागरों से पानी खींच लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर कम हो गया था
और यही नहीं, इससे कई नदियां कॉन्टिनेंटल लैंड मास के अंदर विशाल घाटियों और झीलों में बदल गई थीं। साथ ही इससे महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाले भूमि पुल भी उभर कर आ गए थे। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नई आइस एज में अब ये भी प्रभावित होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अगला हिमयुग आता है तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाएगा और उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर घट जाएगा, जिससे वहां मौजूद फसलें तबाह हो सकती हैं और बड़े पैमाने पर अकाल भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी उथल पुथल होगी, क्योंकि समुद्र का स्तर कम होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। यही नहीं, वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक अनुमान है कि महासागर के स्तर में लगभग 150 मीटर की भारी गिरावट आएगी और यह परिवर्तन मलेशिया और अधिकांश इंडोनेशिया द्वीप समूह को प्रभावित करेगा। जब पृथ्वी पर हिमयुग आएगा तब इस हरी भरी पृथ्वी का ज्यादातर भूभाग सफेद बर्फ की चादर से ढक जाएगा और अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीला नहीं बल्कि सफेद गोला दिखाई देगी। लेकिन यह देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि जो इंसान कड़ाके की सर्दियां नहीं झेल पा रहे हैं, वह लोग हिमयुग को कैसे झेलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको हिमयुग के बारे में बताया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में दुनिया का सामना एक नए हिमयुग से होने वाला है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।